गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ इंद्रदेव मिश्रा। आप सभी का इस उमा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं इंद्रदेव मिश्रा आपको स्टैट्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे। चाहे आप फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हैं, जितने भी आपके पेपर हैं वो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और जो भी थ्योरी पेपर है वो तो पढ़ाएंगे ही हम, बाकी आपको जो भी प्रैक्टिकल इश्यूज़ होंगे वो भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आज हम बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस और उसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी आशा करते हैं आप लोग इस लॉकडाउन का अपने अच्छी तरीके से अपने हिसाब से जिस हिसाब से यूटिलाइज़ करना चाहिए उस हिसाब से आपने यूटिलाइज़ किया होगा, ऐसा हम सोचते हैं। और बाकी आपने क्या किया है वो आपको पता होगा, हमें तो पता नहीं है। जब मिलेंगे तब पूछा जाएगा आपने इस टाइम का किस तरीके से उपयोग किया अपने जीवन में, क्योंकि जितना टाइम कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब रहा। और स्टूडेंट लाइफ के लिए आपने इसको किस हिसाब से यूज़ किया है, इस बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। किस हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए था। आपको हम अभी ऐसा नहीं कहेंगे नहीं आपने यूज़ नहीं किया, आपका टाइम निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसने यूज़ किया वो समझो एक पीक टाइम उसने यूज़ किया है अपने लाइफ में। और बाकी जब मिलेंगे कभी हम इस सिचुएशन के विषय में चर्चा करेंगे, आपने किस हिसाब से अपने टाइम को यूज़ किया है। अभी तो हम वर्चुअली मीट कर रहे हैं, जब कभी भी ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है नहीं। जब कभी भी ये स्टार्ट होगा, जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, ऑफलाइन बैठेंगे क्लास में, तो इसके विषय में एक चर्चा होगी। तो फिलहाल आज हम बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस के विषय में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं, कितने हर पेपर में कितने यूनिट्स हैं, और बाकी आपका जो पेपर का जो पैटर्न है, जिस हिसाब से बीएससी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 में था, सेम पेपर पैटर्न यहाँ पे भी है। सेम पेपर पैटर्न है बीए या बीएससी, बीए या बीएससी पार्ट 2। इस बार का बेनिफिट ये रहा है, आप लोग बिना एग्ज़ाम दिए आप बीएससी या बीए पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं। ठीक, ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक बेनिफिट मिला है आपको इस कोरोना काल का या इस पैंडेमिक सीजन का, कि आपको बिना कोई एग्ज़ाम दिए आप बीए या बीएससी पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं। आपको बीएससी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 के विषय में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी एग्ज़ाम होना है या एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, पास नहीं हुए, क्या हुआ, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप पूरी तरीके से प्रमोट कर दिए गए हैं बीए या बीएससी पार्ट 2 में। तो आपको पार्ट 1 को भूल जाना है। भूल जाने का मतलब ये नहीं कि उसकी बातें भी भूल जाना है, क्या आप पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको भूल जाना है। अगर आप भूल जाएंगे उस चीज़ को, जो चीज़ आपने पढ़ा था वहाँ पे, आपको स्टैट्स में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो भी खास तौर पे फर्स्ट पेपर में। अभी हम बताएंगे आपको, जब हम फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था, जो आपको फर्स्ट पेपर हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे फर्स्ट पेपर प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, फर्स्ट पेपर हमने पढ़ाया था आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, जहाँ पर हमने पढ़ाया था आपको रैंडम वेरिएबल एंड फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसका हमने बताया था कि जैसे ही जहाँ पे ये इंड हो रहा है, जिस कंडीशन पे ये इंड हो रहा है, जिस पॉइंट पे ये इंड हो रहा है आपका, सेम इसी पॉइंट पे आपका जो फर्स्ट पेपर होगा बीएससी पार्ट 2 का, वो वहाँ से वो स्टार्ट होता है। बाकी आपको जो सेकेंड पेपर है, जो आपका सेकेंड पेपर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वो आपका टोटली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, फ्री आपका पेपर है वो। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे आपकी बीएससी पार्ट 2 में, जिस हिसाब से बीएससी पार्ट 1 में आपके पास 3 पेपर था, 2 पेपर थ्योरी के थे और 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल था, सेम उसी हिसाब से बीएससी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 में आपके पास 3 पेपर हैं, 2 पेपर थ्योरी का है और 1 पेपर आपका प्रैक्टिकल है। जैसे वहाँ पे प्रत्येक पेपर ईच पेपर इज अलॉटेड फॉर 50 मार्क्स, सेम एज हियर ईच पेपर इज अलॉटेड फॉर 50 मार्क्स। ठीक, तो फर्स्ट पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। फर्स्ट पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस।
स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। फर्स्ट पेपर है आपका स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। जैसे हमने बताया आपका पेपर जो है, आपको जो सब्जेक्ट है वो 3 पेपर में डिवाइडेड है। फर्स्ट पेपर है इसमें स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जिस हिसाब से आपके बीएससी पार्ट 1 में ईच पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट, सेम एज हियर ईच पेपर इज आल्सो डिवाइडेड 4 यूनिट। ठीक, और फर्स्ट पेपर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस 50 मार्क्स। ठीक, मैक्सिमम मार्क 50। तो इसमें फर्स्ट पेपर है 4 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें से जो आपकी पहली यूनिट है, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, वो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है। फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जैसे हमने बताया अभी कि आपका जहाँ पे फर्स्ट पेपर में रैंडम वेरिएबल इंड हुआ था, वहीं से आपका जो फर्स्ट पेपर है बीएससी पार्ट 2 में रैंडम वेरिएबल जो पहली यूनिट है आपकी, जो फर्स्ट यूनिट है वो वहाँ से स्टार्टिंग है इसका। फर्स्ट यूनिट क्या है आपका? फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। और सेकेंड यूनिट है आपका, फर्स्ट यूनिट हो गया फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सेकेंड यूनिट है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड यूनिट क्या है आपका? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड यूनिट है आपका एस्टिमेशन थ्योरी। थर्ड यूनिट कौन सी है? एस्टिमेशन थ्योरी। और जो आपकी फोर्थ यूनिट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो स्टूडेंट हमसे फैमिलियर हैं उनको पता होगा कि जितनी चीज़ें हम बोलते हैं, बोल के लिखाते हैं, सेम एट डिजिट हम ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे भी उतना हम पूरा लिखते हैं यहाँ पे। तो फिर इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, चाहे हम वर्चुअली मिल रहे हों या फिर ऑफिशियली मिलेंगे, तो एट इट इज़ जैसा वर्क हम वहाँ पे करते थे सेम वर्क यहाँ पे भी करेंगे। वहाँ भी बोला जाता था, यहाँ भी बोला जाएगा, वहाँ भी लिखा भी जाता था। जो चीज़ बोला जाती थी, जो चीज़ समझाई जाती थी, वो चीज़ समझाएंगे और डिक्टो हम यहाँ पे लिखेंगे भी वो चीज़। तो आपको यहाँ से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई समस्या होती है, कोई क्वेश्चन आपको पुटअप होता है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे दीजिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, या फिर आप पर्सनली हमारे नंबर पे कॉल करके भी हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो उसका कोई अलग से पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो पूछने के लिए कभी अलग से पैसा लेने, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे पढ़ाए हैं तो लड़के क्या पूछते नहीं हैं, तो आप नहीं पूछेंगे, सामने वाला यही करेगा, अपना कोटा पूरा करेगा, कोटा पूरा करके चला जाएगा। तो आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए कि पूछना, पढ़ना, समझना, ये होना चाहिए। आप लोग पूछते नहीं हैं, ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, जो कि 50 मार्क्स का है, जिसमें पहली यूनिट है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सेकेंड यूनिट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड यूनिट है एस्टिमेशन थ्योरी, और फोर्थ यूनिट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इन चारों यूनिट से मिला के आपको 50 मार्क्स का पेपर आएगा। अब पेपर का पैटर्न जैसे फर्स्ट ईयर में है, मान लीजिए आपने इस बार पेपर नहीं दिया, आपको पता रहा होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो इस पेपर में भी पेपर जो आएगा उसमें 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जो आपका जो पहला क्वेश्चन आता है पेपर में, जो आपका पहला क्वेश्चन पेपर में आता है, वो इन चारों यूनिट्स का कम्बिनेशन होता है। ये भी 10 नंबर का रहेगा, इन चारों यूनिट का वो कम्बिनेशन रहेगा। और जो सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, ठीक, जो पहला क्वेश्चन रहता है वो चारों यूनिट का कम्बिनेशन रहता है। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन, 2 2 क्वेश्चन वो पुटअप किए रहते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन होता है आपके पहली यूनिट से आता है 10 मार्क्स का, और जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो भी आपकी सेकंड यूनिट से रहेगा 10 मार्क्स का। जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपकी वो थर्ड यूनिट से रहेगा 10 मार्क्स का, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ यूनिट से रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक, यहाँ पे थोड़ी बायसनेस देखी जाती है। अनबायस्ड और बायसनेस क्या है आपको हम एस्टिमेशन थ्योरी में पढ़ाएंगे, उसका क्लियर। बाकी आप जनरल मीनिंग समझिए, बायसनेस और अनबायस्ड क्या, किसी एक तरफ झुक जाना ही क्या होता है, बायस्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पे बायसनेस क्या कहता है, पेपर में हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि कभी कभी क्या करता है जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर यहाँ पे बनाता है, वो एस्टिमेशन थ्योरी पे ज़्यादा जोर देता है।
एस्टिमेशन थ्योरी पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो कभी कभी क्या करते हैं कि इन दोनों यूनिट से क्वेश्चन कम पुट अप करके यहीं से ही 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे थोड़ा सा रिलेट करके और एस्टिमेशन थ्योरी उसमें लगा दी जाती है। तो ज़्यादा करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तीसरी यूनिट से ज़्यादा आता है। थर्ड यूनिट कौन सी आपकी, एस्टिमेशन थ्योरी। तो ये आपका टोटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ पेपर बेसिस जो नंबर पूछा जाता है। तो ये हमेशा नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ दी यही केस होता है कि एस्टिमेशन थ्योरी का जो आपकी यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं 25 to 30 मार्क्स का। बाकी टेस्टिंग ऑफ आपकी थ्योरी से तो वही केस है, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, बाकी 2 नंबर का आपकी पहले क्वेश्चन में पुटअप कर दिया जाता है। बाकी अभी पिछले 2 साल से हमने पेपर देखा है तो उन्होंने क्या किया है, इक्वली डिवाइड किया है पूरे पेपर के मार्क्स को। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमें ये दोनों यूनिट नहीं आ रही तो ये हम पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इन दोनों यूनिट में जितने भी प्रूफ और रिजल्ट आपको बताए जाएंगे वो इस यूनिट में आपका यूटिलाइज किया जाएगा। वो दैट्स यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये यूनिट आपकी प्रीवियस दोनों यूनिट से टोटली रिलेटेड है, इसके रिजल्ट यूज किए जाते हैं और एज वेल एज दिस यूनिट भी। इस यूनिट में भी जितने रिजल्ट आपको प्रीवियस पहले 2 यूनिट में पढ़ाए रहे होंगे, इस यूनिट में पढ़ाया गया होगा, वो पूरा का पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पे यूज होगा। ठीक, तो ये है आपका फर्स्ट पेपर जो कि मैक्सिमम ऑफ 50 मार्क्स का आएगा, जिसमें जो आपकी पहली यूनिट है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल जैसे इसमें आपको हमने फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाया था हमने, तो वहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल एंड दियर एक्सपेक्टेशन वगैरह वहाँ पे बताया गया था, मीन वेरिएंस आप मूवमेंट वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। और बाकी उसमें जो मोस्ट चीज़ थी वो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या पढ़ाया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। वहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ाया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये चीज़ आपको बताई गई थी। और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। हालांकि इस बार आपने एग्जाम दिया नहीं तो आपको पेपर मिला नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का आपने जब सॉल्व किया होगा वहाँ पर आपने पेपर देखा होगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल पूछा जाता था, जैसे वहाँ पे दे देता था कि यक्स अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, इसका हमें PDF और PMF, PDF और PMF तो समझ ही रहे होंगे। PDF क्या होता है, PMF क्या होता है। PDF क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। PMF क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए होता है, ये कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए है। और ये आपका PMF किसके लिए होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। ये भी मास फंक्शन है, ये डेंसिटी फंक्शन है। ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है, जहाँ डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वहाँ पे हम PMF लिखते हैं उसके मास फंक्शन को, और जहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है वहाँ पे हम PDF लिखते हैं उसके डेंसिटी फंक्शन को। ठीक, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो ये भी वाइवा वगैरह बहुत पूछा जाता रहा होगा। खैर इस बार आप सब चीज़ से बच गए हैं ना, आपको शायद में भी आपका प्रैक्टिकल हुआ रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो पहले ही हो जाता है। तो आपने वाइवा वगैरह दिया होगा तो हो सकता है एग्जामिनर ने आपसे अगर पूछा होगा PDF या PMF की डिफिनीशन, तो आपने शायद यही कुछ बताया होगा कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है, कंटीन्यूअस वेरिएबल के लिए होता है। फिर आगे भी क्वेश्चन और पुटअप किया जा सकता है, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, उसकी चर्चा हम करते रहेंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यक्स का PDF या PMF दे दिया जाए, फिर इसी यक्स का अगर कोई फंक्शन यहाँ पे हम GX ले लें, कोई फंक्शन हम यहाँ पे GX ले लें और इसका हमसे PDF या PMF निकालने के लिए पूछा जाता था, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब किसी वेरिएबल का हमें PDF या PMF दिया होता था, फिर उसी वेरिएबल का हमें एक फंक्शन बना देता था, उसी फंक्शन का हमें PDF या PMF फाइंड आउट करना होता था। तो इस बारे में, इस प्रोसीजर को हमने वहाँ पर पढ़ा था। 2 प्रोसीजर बताया गया था, एक था जैकोबियन मेथड से और सेकंड था आपका CDF मेथड से। मतलब CDF निकालो PDF निकल जाता है। कैसे निकलता है, अगर F क्या है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है, CDF क्या होता है, क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। अगर F क्या है, कैपिटल F, ध्यान दीजिएगा जो स्मॉल f होता है ये डिनोट करता है PDF और PMF, और जो आपका कैपिटल F होता है वो डिनोट करता है क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन CDF। तो यहाँ पे कैपिटल F CDF डिनोट करते हैं। PDF और CDF में एक रिलेशन होता है। अगर हमें CDF पता है और CDF का हम डेरिवेटिव कर दें, CDF का हम
डेरिवेटिव निकालने हैं तो वो हमें क्या मिल जाता है, PDF मिल जाता है उस रैंडम वेरिएबल का। ठीक, तो यहाँ पे दो प्रोसीजर बताया गया था, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जैकोबियन मेथड से और सेकंड था आपका CDF मेथड। पहले CDF फाइंड कर लो उस प्रोबेबिलिटी का। CDF क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन x। ये आपका CDF का फार्मूला है। f ऑफ x, CDF क्या है, f ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन x। ये आपका CDF है किसी भी वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल के x का अप टू दिस पॉइंट तक। ठीक, तो ये आपका क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है। तो क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकालें, दैट इज f(x) निकालें हम, मतलब कि अगर डेरिवेटिव निकालें इसका हम d/dx ऑफ f(x) करें हम CDF का, तो हमें PDF मिलता है उस रैंडम वेरिएबल का। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया गया था, एक जैकोबियन के मेथड से बताया गया था और सेकंड आपको CDF के मेथड से बताया गया था। तो जो आपकी यहाँ पे पहली यूनिट है, जो आपका पहला यूनिट है यहाँ पे फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल की बात की गई थी। जैसे वहाँ पे हमने आपको दो चीज़ बताई गई थी, एक वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, एक टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एंड टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। और जबकि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया होगा, सिर्फ और सिर्फ वो वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे बताया गया था। कितने डायमेंशनल का, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल कहने का मतलब कि उसके पास किसी प्लेन में सिर्फ और सिर्फ प्लेन होगा, तो जाहिर सी बात है कि दो डायमेंशन होंगे प्लेन के पास, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो वहाँ पे जो डायमेंशन बताया गया था सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल था, मतलब एक लाइन के अकॉर्डिंग था वो। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑफ रैंडम वेरिएबल का, वो टू डायमेंशनल होगा, एन डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम मेनली पढ़ेंगे, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया गया था वन डायमेंशनल का। ठीक, पार्ट 1 में आपको बताया गया था ट्रांसफॉर्मेशन वन डायमेंशनल का, वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ठीक, इसको आप रिकॉल कीजिएगा, वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे करते थे, उसको आप थोड़ा पढ़िएगा। बस उसी में से हम उसी स्टेप से आगे बढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का। यहाँ पे टू डायमेंशनल और एन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड n डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ठीक, n डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली यूनिट की स्टार्टिंग होगी आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन से ही की जाएगी। जो पहली यूनिट की आपकी स्टार्टिंग हो ट्रांसफॉर्मेशन से होगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल से किया जाएगा। और बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एंड n डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का। और यहाँ पे एक चीज़ और, आप फर्स्ट पेपर की जो लास्ट यूनिट थी, फर्स्ट पेपर की जो लास्ट यूनिट थी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े होंगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे आपने टॉपिक पढ़ा होगा, बर्नौली, बायनोमियल, पॉइसन, नेगेटिव बायनोमियल, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये सब आपने पढ़ा होगा। कॉन्टिन्यूअस में जैसे आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, मल्टीनोमियल पढ़ा, मल्टीनोमियल सॉरी इधर आ जाएगा आपका डिस्क्रीट में। तो ये सब जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन का PDF या PMF क्यों कह रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। PDF उनके लिए कहा जा रहा है जो रैंडम वेरिएबल आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, और PMF जब रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट होता है। तो आप जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन के PMF और PDF याद रखिएगा। और कोशिश प्रयास ये कीजिएगा उनका जो मीन होता है और वेरिएंस होता है ये भी आपको याद रहे। और मीन वेरिएंस के साथ साथ थोड़ी सी और मेहरबानी करके आप उनका MGF भी याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, सभी डिस्ट्रीब्यूशन का PMF और PDF, मीन, वेरिएंस एंड MGF, इसको आप थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा। आपके पास नोट्स होगा या बुक होगी। और यहाँ पे हाँ, बुक की चर्चा करते हैं हम। फर्स्ट पेपर आपका कौन सा, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। आपने SC गुप्ता एंड BK कपूर लिया होगा फर्स्ट ईयर में, यदि आपने लिया होगा तो SC गुप्ता एंड VK कपूर। ठीक, ये आपने बुक पढ़ा होगा, SC गुप्ता एंड BK कपूर। इसकी दो किताब आती है, एक अप्लाइड स्टैटिक्स आती है और एक मैथमेटिकल स्टैटिक्स आती है। तो SC गुप्ता एंड BK कपूर की जो फर्स्ट पेपर रिलेटेड होगा, जो फर्स्ट पेपर है आपका होगा वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, फंडामेंटल ऑफ
फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स। ठीक, ये किताब आपने अगर फर्स्ट ईयर में लिया होगा तो ठीक है, अगर आपने नहीं लिया तो ये किताब ले लीजिएगा, यस्सी गुप्ता एंड बीके कपूर। और इसी के साथ साथ एक किताब और आती है वीके रोहतगी, बीके रोहतगी। ये थोड़ी स्टैंडर्ड किताब है लेकिन अच्छी बुक है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब भी अपने पास रखिएगा। बाकी ये आपका सफिशियंट है फॉर फर्स्ट पेपर के लिए, एससी गुप्ता एंड बीके कपूर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मोस्ट आपके पास ये किताब होगी ही, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और नहीं भी होगी तो आप ये किताब ले लीजिएगा। और अगर आप और कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो बीके रोहतगी भी ले, थोड़ी स्टैंडर्ड बुक है लेकिन अच्छी किताब है। ठीक, तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने देखा आपके पास 4 यूनिट है, पेपर है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस 50 मार्क्स का, और किताब रिकमेंडेड है एचसी गुप्ता एंड बीके कपूर, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिक्स। अब बात करते हैं हम सेकेंड पेपर की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपने देख लिया, आपके पास 50 मार्क्स का पेपर था। खैर यहाँ पे 3 पेपर है, तीनों पेपर ही आपके 50 मार्क्स के हैं। 2 थ्योरी पेपर हैं, एक प्रैक्टिकल पेपर है। तो प्रैक्टिकल पेपर की भी चर्चा हम बीच बीच में करते रहेंगे कि आपके जो भी टॉपिक आएंगे उस टॉपिक से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन का ऐसा क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे क्वेश्चन जो आएगा आपकी क्वेश्चन आप जब भी हम ऑफलाइन मिलेंगे, अभी तो वर्चुअली मीट कर रहे हैं, जब भी हम ऑफलाइन फेस टू फेस मिलेंगे आप हमसे मीट करेंगे तो आप क्वेश्चन लेके आएंगे तो उस क्वेश्चन की कोडिंग हुई कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसके आर पे या एक्सेल पे, कि मोस्टली आपको आर और एक्सेल पे ही कराया जाता है, तो कैसे करेंगे हम वो चीज़ यहाँ पे आपको कोडिंग हम बताएंगे। ठीक, जिस टॉपिक आएगा वो टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक आएगा तो वो चीज़ हम बताएंगे, या फिर आप कहेंगे जो पेपर आप स्टार्ट करना चाहेंगे। जैसे आपका जो यहाँ पे सेकंड पेपर है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो सेकंड पेपर है आपका, सेकंड पेपर, ठीक, सेकंड पेपर है आपका अप्लाइड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक, अप्लाइड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इसका हमें अप्लाइड पढ़ना है। अप्लाइड मीन्स एप्लीकेशन, मतलब कि आप थियोरेटिकल पेपर है टोटली, कि आप कैसे आप अप्लाइड करते हैं जो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ते हैं, जो आप एनालिसिस करते हैं उसको आप रियल लाइफ में या फिर एक्सपेरिमेंट में या फिर जो आप फिनोमेना करते हैं कहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। जैसे हम कहते हैं नहीं, कहाँ हम क्या किए, सैंपल ले लिए या कुछ भी ले लिए, कोई डाटा हमारे पास आ गया, ये डाटा कहाँ से आता है, आखिर ये डाटा पुटअप कैसे किया जाता है, हमारे पास ये डाटा आया कहाँ से, ये सैंपल हमें मिला कहाँ से। जैसे हम बताते हैं कि इस इंडिया की जो है कि यहाँ के जो रहने वाले जो पीपुल हैं उनकी एवरेज हाइट इतनी है, आपने कैसे बता दिया, आपको कहाँ से पता चला कि एवरेज हाइट इतनी है इंडिया के पीपुल लोगों का, या फिर हमारी पॉपुलेशन इतनी है, कहाँ से आपने बताया, वो डाटा आपके पास कहाँ से आया, तो वो डाटा कैसे आता है उसके विषय में हम चर्चा यहाँ करेंगे सेकंड पेपर में। ठीक, सेकंड पेपर क्या है, अप्लाइड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। कौन सा पेपर है, अप्लाइड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये भी आपका 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक, ये भी आपका 50 मार्क्स का पेपर है। ये भी आपका जैसे आपका फर्स्ट पेपर 4 यूनिट में डिवाइडेड है, सेम एज ये पेपर भी 4 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें आपकी जो पहली यूनिट है फर्स्ट यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक, पहली यूनिट कौन सी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और सेकेंड यूनिट है आपकी, यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन एंड systematic and cluster sampling। अभी आपको हम बताते हैं कि ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन और ये क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज हमने कैसे किया है इस पैंडेमिक सीजन में। स्टैटिस्टिशियन ने इस
को कैसे अप्लाई किया है पैंडेमिक, इसका हमने खूब रिजल्ट देखा कि स्टैटिस्टिक्स कैसे यहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं इस पैंडेमिक सीजन में। अभी आपको इसका एग्जांपल दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक, आपकी थर्ड यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यस शॉर्ट फॉर्म इसका SQC। ठीक, और फोर्थ यूनिट है आपका, जो आपका फोर्थ यूनिट है वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक, फोर्थ यूनिट कौन सी है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल मीन्स जन्म मृत्यु। ठीक, वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है? जन्म मृत्यु सांख्यिकी। वाइटल स्टैटिस्टिक्स मतलब कि ग्रोथ रेट और बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, या फिर कोई इमिग्रेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कहीं की पॉपुलेशन इतनी है वो किस रेट से बढ़ी है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज कर रही है। ये सब जितने भी मतलब कि आपके लाइफ जीवन से जो भी रिलेटेड है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में। डेथ रेट क्या है, डेथ रेट कैसे वो पर्टिकुलर एज से डिपेंड होता है, बर्थ रेट कैसे वो पर्टिकुलर एज ऑफ वोमेन से डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाएंगे हम। लाइफ टेबल क्या होती है ये सब चर्चा किया जाएगा डिटेल में। अभी बस आप पेपर समझिए। सेकेंड पेपर क्या है? अप्लाइड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। 50 नंबर का पेपर है आपका, 50 मार्क्स का, जिसमें से आपका फर्स्ट यूनिट है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कौन सी यूनिट है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का हम सिंपली यूज ऐसे करते हैं कि आप क्या कीजिए, आपको कहीं से कहा जाए कि बहुत सारे बल्ब रखे हैं, सेम वैरायटी के हैं। ठीक, मेनली यहाँ पे ये वर्ड सुनिएगा, सेम वैरायटी मतलब कि सेम वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब कि आपने वर्बिलिटी पढ़ी होगी, वेरिएशन पढ़ा होगा। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन सिंपली क्या है कि जो उसकी मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है वो वैल्यू, सिंपली यही वेरिएशन है। अब निकालते हैं 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये क्या है? जो मीन वैल्यू था x बार क्या है आपका? ये मिड वैल्यू है, मेजर वैल्यू है। तो इस आप सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल टेंडेंसी से आप जो डिफरेंस निकालते हैं दैट इज वेरिएशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आपको कहा जाए कि आप क्या कीजिए, आप मान लिया आप क्लास में ही हैं, उस क्लास से आप मान लिया हमें क्रिकेट टीम ही एक चूज करनी हो, हमने सिंपली कहा आप जाइए उस क्लास में, BSc सेकेंड ईयर के क्लास से आप क्या कीजिए कि 50 स्टूडेंट हैं सपोज, उस 50 स्टूडेंट आप 5 to 7 स्टूडेंट का चूज कीजिए, क्रिकेट टीम हमें बनानी है। आप क्या करेंगे? सिंपली आपको पता होना चाहिए जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सभी तो क्रिकेट खेलना जानते ही हैं। अब कोई इसमें बॉलिंग करना अच्छा जानता है, कोई बैटिंग करना अच्छा जानता है, कोई कीपर है, तो आप उस हिसाब से क्या करते हैं, एट रैंडम आप गए, किसी को भी 5 को लेके अपने साथ चल दिए, चलो भैया क्रिकेट खेलना है। ठीक, ये क्या है? सिंपली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल आप क्या किए, गए यहाँ से किसी को भी ऐसे 2, 4, 5 किसी का आपने मान लिया, आपको नाम पता है, आपने नाम लिया सबको, उसके बाद अपने साथ लेके चलेगा क्रिएट नेम बनाने के लिए। ये सिंपली क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। वहाँ पे एटमोस्ट ये देखा जाता है कि वेरिएशन जो है वहाँ पे डाटा में जो वेरिएबिलिटी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज हम वहीं पे करते हैं जहाँ पे जो डाटा की जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएशन जो उसमें है वो कम हो। वेरिएशन अगर कम होता है तो वहाँ पे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक, जहाँ पे वेरिएशन कम होगा, जब भी हम पढ़ाएंगे इसका मेरिट डिमेरिट की हम बात करेंगे, वहाँ पे आपको हम डिटेल में बताएंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कैसे की जाती है और इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, क्यों हमें और सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ी। जैसे आपने इसमें बहुत सारे नाम देख रहे हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन है। ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है अभी बता रहे हैं, इसकी चर्चा करते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है। ठीक, तो इस सैम्पलिंग के बाद हमें और सारी सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आखिर ये सफिशिएंट क्यों नहीं है, तो इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपली आप जानते रहे पहली यूनिट है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमने क्या कहा, ये वहाँ पे अप्लीकेबल है जहाँ पे आपके डाटा में जो वेरिएशन है वो कम हो। वेरिएशन कम है मतलब डाटा आपका होमोजेनियस है। आपने सुना होगा होमोजेनिटी वर्ड सुना होगा, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस आपको पता होगा। तो होमोजेनियस जहाँ पे डाटा में होमोजेनिटी रहती है वहाँ पे मेनली हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। और जब डाटा में होमोजेनियस नहीं रहता है, जब डाटा आपका होमोजेनियस नहीं रह जाता है, उसको होमोजेनियस हम बनाते हैं।
उसको हम क्या करते हैं, होमोजेनियस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी वेरिएशन है आप उसको वेरिएशन खत्म कर देंगे होमोजेनियस बनाते, नहीं, उसको हम इस फॉर्म में एडजस्ट करते हैं कि एक जिसको पर्टिकुलर रीजन है वो आपस में होमोजेनियस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सपोज कीजिए आप किसी ऐसे फील्ड में गए हैं, ज़्यादा करके ये सब सैम्पलिंग आपकी वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो, ये सब एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। मोस्टली ये एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह सर्वे वगैरह में जहाँ फर्टिलिटी ग्रेडियंट वगैरह घटती हैं बढ़ती हैं, इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, वहाँ पे हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज़ करते जाते हैं। मान लीजिए किसी आप एग्रीकल्चर फील्ड में गए हैं, ठीक है, फर्टिलिटी ग्रेडियंट किसी तरीके से बढ़ रही है, मान लीजिए इधर बढ़ रहा है, फर्टिलिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे आप इलाहाबाद से स्टार्ट कीजिए और इधर क्या बोलते हैं मिर्ज़ापुर की तरफ आप जाइए, तो आपको अंदर समझ में आ जाएगा कि एग्रीकल्चर फील्ड की जो फर्टिलिटी ग्रेडियंट है किस टाइप से घटती है किस टाइप से बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इस एक्सिस से इधर आप चल रहे हैं और हम कह रहे हैं इधर जो आपकी फर्टिलिटी ग्रेडियंट है वो इंक्रीज़ कर रही है। फर्टिलिटी ग्रेडियंट मतलब कि किसी भी फर्टिलिटी मतलब क्या, उपजाऊ क्षमता उसकी मतलब घट रही है बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमने कहा कि फर्टिलिटी ग्रेडियंट वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब ये फर्टिलिटी ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो ये एग्रीकल्चर फील्ड है, ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है ये होमोजेनियस नहीं रहा। यहाँ पे कुछ फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, यहाँ पे कुछ फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, यहाँ पे पैदावार ज़्यादा होगी, यहाँ पे पैदावार कम होगा, ठीक, सॉरी, यहाँ पे कम होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा है फर्टिलिटी ग्रेडियंट आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इस तरीके से अपने जो अप्लाइड रीजन है, एक्सपेरिमेंटल जो यूनिट है, एक्सपेरिमेंटल जो रीजन है आपका, उसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, वो क्या हो कि एक जो खुद में जो रीजन होगा वो होमोजेनियस हो और बगल वाले से हेट्रोजेनियस हो, मतलब कि इसको हम क्या करते हैं इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड किया जाएगा, फर्टिलिटी ग्रेडियंट किस तरफ बढ़ रही है किस तरफ घट रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे डिवाइड करेंगे अपने डाटा को, ये हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। वैसे जल्दी आप थोड़ा सा हिंट ले लीजिए कि जब भी जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट आपका वेरिएशन, यहाँ पे ये मत समझिए सिर्फ फर्टिलिटी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, एक हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना आप समझिए जिस डायरेक्शन में वेरिएशन आपका बढ़ रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप अपने डाटा को आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट को डिवाइड करेंगे तो अपने आप ये होमोजेनियस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि फर्टिलिटी जो ग्रेडियंट है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो क्या कीजिए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। इस तरीके से अगर यदि आप अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे लगभग होमोजेनियस होगा, ये यहाँ पे लगभग होमोजेनियस होगा, ये खुद में यहाँ पे होमोजेनियस होगा, यहाँ पे ये होमोजेनियस होगा। इसका मतलब क्या है कि उस वेरिएशन जिस डायरेक्शन में वेरिएशन है उसके परपेंडिकुलर यदि अपने आप डाटा को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर होमोजेनियस रीजन मिलेगा। तो जैसा ही होमोजेनियस मिला, अभी हमने कहा सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहाँ पे अप्लाई की जाती है, मोस्टली जहाँ पे होमोजेनिटी डाटा रहे। अब क्या किया, डाटा आपका डिवाइड हो गया होमोजेनियस में, तो यहाँ पे हम सिंपली एक पर्टिकुलर अब रीजन में हम SRS अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, SRS, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का SRS। अब क्या करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा हिंट ले लीजिए, बाकी हम चर्चा करते रहेंगे कि क्या करते हैं, जहाँ पे हेट्रोजेनिटी रहती है, जहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखेगा हमें यूनिट में, उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम क्या करेंगे कि होमोजेनियस यूनिट में हम डिवाइड करेंगे। इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर रीजन होगा खुद में क्या होगा, होमोजेनियस होगा, और बगल वाले से हेट्रोजेनियस। भाई जब ये खुद में होमोजेनियस हो गया, यहाँ पे फर्टिलिटी ग्रेडियंट कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है, तो बगल वाले से ऑटोमेटिकली हेट्रोजेनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की सैम्पलिंग हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो ये तो हुई आपकी फर्स्ट यूनिट का, और जो सेकेंड यूनिट था क्या था, यूज ऑफ ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन। यूज ऑफ ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन, ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे मान लीजिए सिंपली ये समझिए जिसके विषय में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका स्टडी का इन्फॉर्मेशन है, जिसके विषय में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वही क्या है आपका ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए हम अभी 2011 में आपका सेंसस हुआ है, ठीक है, सेंसस हुआ है 2011 में, वहाँ से आपको पॉपुलेशन पता है इंडिया की कितनी है, तो ये एक तरीके से हमारी ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन हुआ 2021 में, जब भी आपकी पॉपुलेशन जनसंख्या गणना होगी या सेंसस किया जाएगा, जब भी ये सेंसस किया जाएगा 2021 में, तो ये क्या होगा कि 2011 में जो भी जनसंख्या है आपकी,
ये हमारा इस जनसंख्या के लिए क्या हुआ, ये ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन है, इसका हम यूज़ करते हैं। या फिर जैसे कि हमें ये पता किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, यहाँ पता है कि पिछले साल जो प्रीवियस ईयर में इतना पैदावार हुआ था, इतनी फर्टिलिटी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो जिस के विषय में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या जिसके विषय में आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके विषय में आप स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद है वही क्या है, ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है। वही क्या है, ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है। इसका हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करते हुए आपको सेकेंड यूनिट जो है, आपकी जो सेकेंड यूनिट है सेकेंड पेपर का, क्या है, यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन एंड सिस्टमेटिक एंड क्लस्टर सैम्पलिंग तो यहाँ पे जो यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है, इसका यूज़ करते हुए हम 3 तरीके का एस्टिमेशन पढ़ेंगे। एक रेशियो एस्टिमेशन है, रेशियो एस्टिमेशन। सेकंड है आपका रिग्रेशन एस्टिमेशन, अभी हम बस थोड़ा ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप सिलेबस समझते रहिए, बाकी हम डिटेल में जब चर्चा करेंगे, जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो यूनिट वाइज करेंगे हम, ठीक है। अभी बस एक तरीके की इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में ज़्यादा क्या होगा कि हम सिलेबस ही बताएंगे आपको। सिलेबस जो टॉपिक है, जो भी हम हेडिंग डाल रहे हैं ये क्या है, उसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, हाँ ये चीज़ ये होती है। बाकी डिस्कस डिटेल में बाद में किया जाएगा जब भी हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट। जो भी पेपर आप स्टार्ट करना चाहेंगे वो पेपर हम स्टार्ट कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कम से कम अपनी मेजॉरिटी वहाँ पे अवेलेबल कराइए कि आप कौन से पेपर पहले पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, चाहे आप फर्स्ट पेपर पहले स्टार्ट करिए या सेकंड पेपर स्टार्ट कराइए। तो मोस्टली क्या करते हैं, ज़्यादा करके लोग फर्स्ट पेपर ही स्टार्ट करते हैं। हम आपके ऊपर छोड़ते हैं आप कौन से पेपर स्टार्ट करना चाहते हैं। और बाकी अगर आप हमसे कहेंगे, हम इसलिए सेकंड पेपर स्टार्ट करना चाहेंगे पहले, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है। सेकंड पेपर पहले स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल भी आपका चलता रहेगा। जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आपका सेकंड पेपर से क्वेश्चन दिया जाता है। फर्स्ट पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट पेपर से प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो ज़्यादा करके सैम्पलिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, या सारे से स्टेरिफाइड से, और ये रेशियो रिग्रेशन क्लस्टर, मतलब ये पूरा जो पेपर ही है आपका वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, अप्लाइड है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है, तो आप अगर हमसे कहेंगे हम फर्स्ट पेपर पहले स्टार्ट करेंगे, आप कहेंगे सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, यदि आप हमारे ऊपर छोड़ते हैं तो हम मोस्ट आप कोशिश करेंगे सेकंड पेपर स्टार्ट करने की। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना वो भी हम ही क्यों है, कोई और तो पढ़ाने आएगा नहीं। बस यही है कि हम इसलिए स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और यदि आप फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहेंगे तो फर्स्ट पेपर पहले स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आप जैसे कहेंगे दोनों पेपर साथ पढ़ाने का, तो एक यूनिट उधर पढ़ाएंगे, एक यूनिट इधर पढ़ाएंगे। जैसे भाई ये तो होना ही है, ऐसा था नहीं पहले फर्स्ट पेपर पूरा खत्म कर देंगे या पहले सेकंड पेपर पूरा फिनिश कर लेंगे फिर हम दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों साथ में चलेगा। लेकिन कौन सा पहला स्टार्ट करें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज कराएंगे कौन सा पेपर आप पहला पढ़ना चाहते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पे यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन में 3 एस्टिमेशन आपको पढ़ना है। एक रेशियो एस्टिमेशन है, रिग्रेशन एस्टिमेशन है, और तीसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है प्रोडक्ट एस्टिमेशन, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। बस इतना जानिए ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन क्या है, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उस स्टडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद है वही क्या है, ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, ठीक। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है, जैसे नाम है क्या है, सिस्टमेटिक है। इसमें क्या होता है, इस सैम्पलिंग जैसे मान लीजिए जैसे हमने बताया कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है अगर वो हेटेरोजेनिटी यूनिट में है तो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो भी यूनिट बने, जो भी एक पर्टिकुलर रीजन होगा उस सब का रीजन का नाम होगा, उसको हम बताएंगे आगे क्या नाम देते हैं उसको हम, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, होमोजेनियस में बनाएंगे, फिर खुद में क्या होमोजेनियस हेटेरोजेनिटी होगा, फिर जो होमोजेनियस होगा वहाँ या सारे सप्लाई करेंगे, फिर टोटल एरिया लेके हम वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। ये चर्चा करेंगे हम वहाँ पे जब पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज़ मोस्ट ऑफ वहाँ हम करते हैं, जैसे ज़्यादा करके ये आपका जो वन सर्वे वगैरह होते हैं, जो फॉरेस्ट सर्वे वगैरह होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा करके इस सब सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है। या जहाँ पे दो थोड़ा सा
दलदली रीजन होता है वहाँ पे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये होता है हमारे पास पूरा डाटा मिलता नहीं है, तो पूरा डाटा नहीं मिलता तो क्या करते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से किसी का सहारा लेके हम इस तरीके से सर्वे करते हैं कि क्या करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन बनाते हैं कि एक पहली यूनिट क्या करते हैं फर्स्ट यूनिट एट रैंडम हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जैसे मान ली क्लास में क्या है 1 से लेके 50 तक हम किसी एक रो वाइज हम स्टूडेंट खड़ा कर दें, उसमें से क्या किया हमने एक स्टूडेंट को एट रैंडम चूज़ कर लिया। देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया ऐसा मत कहिए कि यहाँ पे हमारे पास डाटा तो सब मौजूद है। ठीक है, हम बस एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं कि आपके जो आप सैम्पलिंग करना चाहेंगे इस तरीके से सैम्पलिंग आप कर सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे एट रैंडम एक सैंपल ड्रा करेंगे, एक यूनिट चूज़ करेंगे। इस यूनिट से अब चूज़ करने के बाद आप पहले से बताए रहेंगे कि इस यूनिट के बाद हम ये वाली यूनिट लेंगे। मान लो इसके बीच में बहुत सारी यूनिट होंगी लेकिन आपने क्या किया कि kth यूनिट, ठीक है, पर्टिकुलर एक यूनिट आपने क्या किया एट रैंडम ड्रा किया। उसके बाद आपने क्या किया कि अगली यूनिट जो होगी वो आप पहले बता रहे हैं हम पहली यूनिट लेंगे तो हम छठी यूनिट लेंगे, मतलब पहले और बीच में कितनी अंतर आई kth का। ठीक है, तो पहली यूनिट आपने चूज़ किया, फिर इसके बाद आप पहले से ही प्री डिटरमाइन रहेंगे कि इस यूनिट के बाद हम ये यूनिट हम ड्रा करेंगे। ठीक, तो ऐसे आप करते करते अब ये जो पूरा प्रोसीजर होगा ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का प्रोसीजर होगा। ठीक, ये आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होगा। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पे क्लस्टर सैम्पलिंग का। जैसे हमने कहा कि अभी क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज हमने यहाँ पे पैंडेमिक रीजन में देखा है, पैंडेमिक टाइम में देखा कि क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हॉटस्पॉट बना रहे थे, हॉटस्पॉट एक ऐसे बना रहे थे, क्या किया यहाँ पे कोरोना है, ठीक है, उसको सील कर दो, पूरा चारों तरफ से बाउंड कर दो, ये आपका क्लस्टर है। क्लस्टर मतलब एक तरीके का झुंड है। क्या किए आपको जो पूरा पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन को आप क्लस्टर में डिवाइड कर डालिए। ठीक है, क्लस्टर में डिवाइड करिए। इसका यूज़ हमें यहाँ देखने के लिए पैंडेमिक टाइम पे कि क्लस्टर सैम्पलिंग का स्टैटिस्टिक्स यूज़ कैसे कर रहे थे। क्या किया कि एक घर में कोरोना निकला तो उसके एक पर्टिकुलर रीजन लिया, उसको एक ब्लॉक बना दिया कि आप वहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो इसका बगल वाला जो रीजन है वो उससे सेफ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में यूज़ किया जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग हुआ, जो भी सैम्पलिंग है, तो ये आपका सेकेंड पेपर था कि अप्लाइड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो 4 पेपर में डिवाइड था, 50 मार्क्स था। पेपर पैटर्न सेम है जैसे फर्स्ट ईयर में था।